नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार कृष्णा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का ये सेशन पूरी तरह से यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए और विशेषकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए समर्पित है। बहुत दिनों से हिंदी माध्यम के छात्रों द्वारा बार बार ये डिमांड की जाती थी कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के विषय वस्तु क्या हैं, पढ़ने के तरीके क्या होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के हिंदी माध्यम के छात्रों को समर्पित है। और एक चीज़ आप पे अब सभी लोगों को धीरे धीरे ये जानकारी हो रही है कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें इंग्लिश माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि हिंदी माध्यम में कम छात्र बैठते हैं, लेकिन प्रति साल हिंदी माध्यम से भी एंथ्रोपोलॉजी में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर रहे हैं। हिंदी माध्यम में छात्रों की संख्या बहुत कम है जो कि एंथ्रोपोलॉजी विषय को लेकर के और यूपीएससी मेंस लिखते हैं। फिर भी अगर एक दो स्टूडेंट भी हिंदी माध्यम से, 5 स्टूडेंट भी हिंदी माध्यम से अगर मेंस लिख रहा है तो उसमें रिजल्ट दिख रही। जबकि अदर विषय में अगर आप देखेंगे तो अदर विषय में 1000 बच्चा अगर उस विषय को लेकर के 500 बच्चा उस विषय को लेकर के मेंस लिखता है और उसमें 1-2 रिजल्ट आ जाती है तो उसकी इस तरह से मतलब चारों तरफ प्रचार प्रसार हो जाता है और बच्चे उसी विषय को रखने लगते हैं और अल्टीमेटली हिंदी माध्यम का रिजल्ट धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता चला गया। मैं विगत 15 वर्षों से आपको इंग्लिश माध्यम एवं हिंदी माध्यम दोनों ही माध्यम में अध्यापन करा रहा हूं और प्रति साल रिजल्ट जो भी एंथ्रोपोलॉजी के हिंदी माध्यम में तो जो भी रिजल्ट आती है वो रिजल्ट मेरे ही द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, मेरे ही छात्र पास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हिंदी माध्यम के छात्रों को कि आप एंथ्रोपोलॉजी विषय को लें और सफल हों। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए है। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो पहला तो हम सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और हम किस तरह से अपने पाठ्यक्रम को इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हम इस पे बात करेंगे आपको कि हमारा सिलेबस क्या है और पूरे सिलेबस को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमें आज के इस सेशन के अंतर्गत आपको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और बुक्स जो एंथ्रोपोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड बुक्स हैं उन किताबों की चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि मानव विज्ञान के जो भी छात्र हैं जो या तो एंथ्रोपोलॉजी विषय को ऑप्ट कर लिए हैं या जो ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, ये जो विद्यार्थी अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हैं और वो सोचते हैं कि यूपीएससी तैयारी हमें करनी है और उनका माध्यम हिंदी है तो कौन सा विषय रखें, और उसमें अगर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अगर वो सोचते हैं तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हम सारे जो विषय वस्तु है एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में उन सारे विषय वस्तु की चर्चा आपको इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए कि हम किन किन विषय वस्तु पर आज की ये चर्चा हमारी होगी और फिर एक एक करके हम इन सारी विषय वस्तु पर आपके साथ विशेष चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत पूरी तरह से हम लोग एंथ्रोपोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पर हमने
उन सभी विद्यार्थियों के लिए रखा है जो एंथ्रोपोलॉजी विषय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मानव विज्ञान को यूपीएससी के लिए अपना विषय रखना चाहते हैं, मानव विज्ञान विषय के संदर्भ में उनके मन में कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का समाधान एकमात्र इस वीडियो में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट? तो सबसे पहले हम लोग बात ये करें कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विज्ञान है, ये क्या है। राइट? जैसे कई स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसमें हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं और कैसे हम जानें कि ये जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को हम आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, इसमें बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु को अगर हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये बात जानें कि वो विषय है क्या। राइट? तो अगर सिंपल हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी समग्रता में मानव का अध्ययन है। समग्रता में मानव का अध्ययन। राइट? समग्रता में ये मानव का अध्ययन है। चूँकि आज का जो विषय वस्तु है काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं कुछ मुख्य पहलुओं के बारे में ही आपसे चर्चा करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ अगर सिंपली आप समझने का प्रयास करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन है, मानव का अध्ययन है और मानव का समग्रता में अध्ययन है। तो जब मनुष्य को समग्रता में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो आपको मोटा मोटी कुछ चीज़ें मनुष्य के बारे में या मानव के बारे में जानकारी होगी कि मनुष्य के कुछ पक्ष होते हैं, मानव के कुछ पक्ष हैं। जैसे अगर मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मानव एक जैविक प्राणी है। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत खासकर एंथ्रोपोलॉजी का जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के जैविक पक्ष का अध्ययन करते हैं। राइट? अब यहाँ जैविक पक्ष का मतलब दो चीज़ यहाँ पर आप अभी समझिए कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य के जो बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसको पढ़ते हैं और इस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत हम दो चीज़ों पर विशेष बल देते हैं। एक तो मानव का उद्भव यानी इवोल्यूशन ऑफ मैन, राइट, और दूसरा मानव की जैविक विविधता, मानव की जैविक विभिन्नता। राइट? इसका अध्ययन जो है हम एंथ्रोपोलॉजी में करने का प्रयास करते हैं। एक एस्पेक्ट यानी समग्रता को अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समग्रता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसके अंतर्गत हम मानव के जैविक उद्विकास एवं जैविक विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। दूसरा कि जो मानव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण शाखा है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, विविधता का अध्ययन करते हैं। राइट? आगे हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे क्योंकि अलग अलग खंड के बारे में भी मैं स्पेशली अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैंने व्यवस्थित किया है और उस व्यवस्थित करके आज के इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है एक ही इस क्लास में प्रोवाइड कर दें। तो डाइवर्सिटी, मनुष्य के जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है उस सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट के अंतर्गत जो डाइवर्सिटी है विवाह में, परिवार में, नातेदारी में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धर्म में, प्रथा, परंपरा इत्यादि में जो डाइवर्सिटी है, उन डाइवर्सिटी का अध्ययन भी हम मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। राइट? तो हमें मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष का भी अध्ययन करना है
और पुरातात्विक के मानव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन करते हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि कल्चरल जो इवोल्यूशन होता है, जैसे आप इतिहास में मनुष्य के सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन करते हैं, प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक पीरियड, तो कुछ टॉपिक जो है हमारा सांस्कृतिक उद्विकास से संबंधित भी है, जिसका अध्ययन हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत भाषा एवं संस्कृति के अंतः संबंधों का अध्ययन करते हैं। भाषा एवं संस्कृति के अंतः संबंध, दोनों के बीच का जो संबंध है, इस संबंध का भी अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये जो 4 मेजर जो ब्रांचेस है, जो कि फर्स्ट पेपर में आप पढ़ेंगे, एक तरह से हमें बताता है कि मानव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। यानी जब मैं कह रहा हूँ कि समग्रता में मानव का अध्ययन है, तो मनुष्य के सारे पक्षों का अध्ययन हम मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसमें मनुष्य के जैविक उद्विकास के साथ साथ उसके सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन भी करते हैं। इसमें मानव प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध का भी अध्ययन करते हैं। इसमें मानव भूगोल का भी अध्ययन करते हैं। इसमें मानव जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं। इसमें मानव व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। इसमें मानव मनोविज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। इसमें मानव के जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, संज्ञानात्मक जो क्षमता है, उसका भी अध्ययन करते हैं। यानी मनुष्य के बारे में जितनी भी एस्पेक्ट हैं, उन सारे ही एस्पेक्ट का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। इसलिए जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाएंगे, और बाय द वे आपने जीएस में अच्छी पकड़ बना ली है, आपका जनरल स्टडीज बहुत अच्छा है, तो देखिए आपको क्या फील होगा। आपको फील होगा कि एंथ्रोपोलॉजी के जो भी विषय वस्तु हैं, वो सारी विषय वस्तु के बारे में कुछ ना कुछ आप जानते हैं, राइट। जैसे आमतौर पर जो हमारे साथ जो लोग जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट दिन जब कोई हमसे इंटरेक्ट करता है, तो उसका एक सवाल होता है कि सर एंथ्रोपोलॉजी में हम कुछ नहीं जानते। और मैं कहता हूँ कि आप जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, आप कहोगे कि सर ये तो मैं जानता था, इससे मैं परिचित था। अगर आप जीएस ठीक ढंग से पढ़े हो तो इसमें मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, और चूंकि ये मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा विद्यार्थी, आज तक मैंने लगभग 1000 विद्यार्थी को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया है, और लगभग 100 से ज़्यादा विद्यार्थी यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। लेकिन आज तक मैंने किसी विद्यार्थी को ये सुनते हुए नहीं पाया कि इसमें मन नहीं लग रहा, राइट। क्योंकि आप अपने बारे में पढ़ते हैं, आप अपने बारे में आप पे जानकारी हासिल करते हैं, और हर व्यक्ति यह समझने का प्रयास करता है कि आखिर इस धरती पर जो मनुष्य है, अलग अलग जगहों के मनुष्य, अलग अलग क्षेत्रों के मनुष्य, तो उसके बारे में आपकी स्वाभाविक रुचि होती है। और आमतौर पर जब अदर विषय के बारे में आप बात करते हैं, तो अदर विषय चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, या जीव विज्ञान में भी मानव जीव विज्ञान हो, तो उसमें आप मनुष्य के बारे में ही पढ़ते हैं। फर्क बस ये है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके हमारे अध्ययन के केंद्र में क्या होता है, यहाँ मनुष्य है। बाकी विषय के केंद्र में कुछ अन्य चीज होता है। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, तो उस इतिहास के अंतर्गत मनुष्य के जो सांस्कृतिक उद्विकास है, वो उसके केंद्र में होता है। राजनीतिक विषय, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर आप पे राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसमें मनुष्य की जो राजनीतिक एक्टिविटी है, राजनीतिक संगठन है, वो उसके केंद्र में होता है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो मनुष्य की आर्थिक गतिविधि उसके केंद्र में होता है। अगर आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं, तो मनुष्य की सामाजिक गतिविधि उसके केंद्र में होता है। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो मनुष्य का व्यवहार उसके केंद्र में होता है।
तो अलग अलग विषय में केवल एक पक्ष को केंद्र में रखा जाता है और मनुष्य के को केंद्र में रख कर के अध्ययन ये मानव विज्ञान करता है। बस एक चीज ये आप ध्यान से यहाँ समझ जाइए। और यही कारण है कि देखो, एक चीज हमेशा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को लगभग मैं 15 वर्षों से बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप हमेशा तुलना करते हो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा हो रहा। तो आप देखो कि हिंदी माध्यम में कितने बच्चे एंथ्रोपोलॉजी को रख रहे हैं, ठीक है, और कितने बच्चे मेंस लिख रहे हैं। एक विद्यार्थी अगर मेंस हिंदी माध्यम में लिखता है तो पास कर जाता है, 100% रिजल्ट आता है। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट जब जीएस पढ़ने जाते हैं, और चूंकि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनका बैकग्राउंड बहुत साउंड नहीं होता है कि अपनी आधार पर निर्णय ले सकें, तो अगर ज्योग्राफी का अगर वो क्लास कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के शिक्षक ने उन्हें कहा भूगोल बहुत अच्छा है, उन्होंने भूगोल रख लिया। इतिहास के शिक्षक ने उनको इतिहास रखवा दिया। राजनीति विज्ञान के शिक्षक ने उसको राजनीति विज्ञान रखवा दिया। तो उनकी संख्या हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी का एंथ्रोपोलॉजी में इतनी कम हो रही है, कम होने के बावजूद भी प्रति साल रिजल्ट आ रही है, तो ये बहुत बड़ा साइन है। और रिजल्ट ही नहीं आ रही है, उसमें मार्क्स जो है हिंदी माध्यम में सबसे बेहतर एंथ्रोपोलॉजी में ही आ रही है, राइट। हिंदी माध्यम का सबसे बेहतर अगर रिजल्ट आ रहा है तो एंथ्रोपोलॉजी में ही आ रहा। मार्क्स के हिसाब से मैं कराऊंगी सारे विषय में 2020 में जो मेरे स्टूडेंट प्रकाश कुमार क्वालिफाई किए, तो उनको हाईएस्ट मार्क्स 273 नंबर था एंथ्रोपोलॉजी में, और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इतिहास में 269 नंबर था। बाकी हिंदी माध्यम में सबका कम ही था, सारे विषय की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको मार्क्स अगर प्राप्त करनी है और बिना मार्क्स की परीक्षा पास नहीं करेंगे तो ऑप्शनल का चयन आप ठीक ढंग से करेंगे। और इसमें जब आप एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप ध्यान नहीं दे पाते हैं कि चूंकि इसकी विषय वस्तु काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी लिमिटेड हैं, तो आपको जीएस पढ़ने का भी मौका मिलता है। और चूंकि हमारे अध्ययन का केंद्र मनुष्य है, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी अगर आप रखते हैं तो निबंध लिखने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि ऐसी जब आप लिखेंगे तो ऐसी की जो राइटिंग होगी वो आपकी इम्प्रूव कर जाएगी, क्योंकि आप होलिस्टिक पैटर्न पर ही ऐसे का भी लेखन करते हैं। इस हिसाब से जो आपकी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के साथ ही साथ हम लोग आज की इस क्लास में पूरी एंथ्रोपोलॉजी के विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। और आप में से जिन किसी विद्यार्थी को इसको लेकर किसी प्रकार का संशय अगर है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, आपका मिलेगा, और आप इस YouTube चैनल से नंबर निकाल करके आप जब भी कॉल करेंगे हमसे आपकी बात होगी, डायरेक्ट हमसे बात होगी और मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा, राइट। तो एक तो आप समझ गए होंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। अब हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो आपके सिलेबस है एक एक करके उस सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं, पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम कई बार आप लोग पाठ्यक्रम को मतलब समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो ये आपको एक परेशानी होती है। तो जो हमारा जो पाठ्यक्रम है एक तो लिमिटेड है, राइट, बहुत ही लिमिटेड है। क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ के पढ़ते हैं उनको मालूम है कि पूरी सिलेबस जो है 2 कॉपी में आ जाती है, 2 नोटबुक में पूरी सिलेबस आ जाती है। चूँकि हम जो एग्ज़ाम की पैटर्न है, जो डिमांड है, उस एग्ज़ाम की पैटर्न और डिमांड की अनुरूप अध्यापन करते हैं। और सारा नोट्स हैंड रिटेन, यानी मैं जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको पूरी नोट्स क्लास में लिखाता हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो देखिए, एक तो आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, इसके अंतर्गत आपके पास जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन है ना, आमतौर पर इसका हम बात करते हैं परिचय मानव विज्ञान का। तो इसमें आपके पास
ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 1.1, राइट, 1.2 और 1.3। इस 1.1 में टॉपिक जो पढ़ना है, मानव विज्ञान का अर्थ, राइट, मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र, राइट। यानी यहां क्षेत्र का मतलब स्कोप, राइट। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि जब आप ये सवाल करते हैं कि मानव विज्ञान क्या है, तो दरअसल हम लोग मानव विज्ञान के अर्थ के बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में चूँकि मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ, आगे के जो टॉपिक होंगे उस टॉपिक में हम आपके साथ किसी विशेष टॉपिक को इंटरेक्ट करेंगे और उसमें दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से तैयारी होती है आपकी। तो देखिए, मानव विज्ञान का अर्थ जो है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ आप समझते हैं कि मानव विज्ञान क्या है, या मानव विज्ञान की 1-2 परिभाषा जो है आपको रिमेंबर रखनी होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम मानव विज्ञान पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो 2 चीज़ें मार्क्स प्राप्त करने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। एक तो कि परिभाषा आप याद रखें, राइट, ये याद करना है आपको। प्रत्येक की जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, उसको याद करना है। और दूसरा, अगर मानव शास्त्री ने कोई किताब लिखी है, राइट, और उस किताब में अगर उस तरह से परिभाषा उसने उस बुक में उस तरह से परिभाषा प्रस्तुत किया है, राइट, तो उस बुक के रेफरेंस को भी हम लिखते हैं। अगर बुक के रेफरेंस को आप लिखते हैं तो ये बात देखिए कि आपका जो परिभाषा होता है उसका जो वैल्यू होता है मार्क्स के दृष्टिकोण से बढ़ जाता है, राइट। जैसे जब हम परिभाषित करते हैं मानव विज्ञान को, तो एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं एम.जी. हर्शकोविच। उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैन एंड हिज वर्क, राइट। और उस किताब में उन्होंने परिभाषित किया था मानव विज्ञान को कि मानव विज्ञान मनुष्य एवं उसके कार्यों का अध्ययन है। तो जब आप परिभाषित करने का प्रयास करें तो आप जरूर इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करें कि जो बुक है मैन एंड हिज वर्क, इसको जरूर आप लिखें और इसको अंग्रेजी में ही आप कोट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बुक को या कोई टर्म है उसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तब आप उसको लिखने का प्रयास करें कि मानव विज्ञान मानव एवं उसके कार्यों का अध्ययन है। तो एक तो कई ऐसी टॉपिक आएंगे जिस टॉपिक के अंतर्गत आपको परिभाषा और परिभाषा के साथ साथ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वर्क है उसको आपस में जोड़ लेना है और जोड़ करके टैग करके और फिर आपको लिखना है, आगे हम बताएंगे। इसके बाद जो क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत 2 एस्पेक्ट होती है। एक तो सैद्धांतिक एस्पेक्ट, राइट, सैद्धांतिक, और दूसरा व्यवहारिक, राइट। यानी कि देखिए, क्षेत्र में आप उन सारी बातों को लिखते हैं जिसके अंतर्गत आप खास करके एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जिन चीज़ों को आप पढ़ते हैं उन सारी बातों को क्षेत्र के अंतर्गत समाहित करते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजी के जो 5 मेजर ब्रांचेज हैं, 4, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, तुम 5 का एक डायग्राम बना देते हैं और फिर इनकी जो सब ब्रांचेज है उन सबको मेंशन करते हुए हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि रियली एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। और दूसरा कि इसके जो व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत इसका क्या एप्लीकेशन है। यानी आज के डेट में अगर मानव समाज में बात करें तो ये जो मानव विज्ञान का ज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी का ज्ञान है, इस ज्ञान का हमारे लिए क्या उपयोग है, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है जो कि हमें मानव विज्ञान
के बारे में बताता है कि मानव विज्ञान क्या है, और क्षेत्र बताता है कि दरअसल मानव विज्ञान के अंतर्गत, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आप कितने चीज़ों को पढ़ते हैं, राइट। इस टॉपिक को जब डिटेल पढ़ लेते हैं तो हमें ये जानकारी हो जाती है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत रियली हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक आपका है 1.2, इसमें मानव विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध पढ़ते हैं। मानव विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध, राइट। इसके अंतर्गत हम इस चीज को पढ़ते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है इसका अन्य विषयों से क्या संबंध है। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में मेंशन है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र इसके संबंध को देखते हैं, अर्थशास्त्र से देखते हैं, राजनीति विज्ञान के साथ देखते हैं। फिर है बिहेवियरल साइंस, राइट, व्यवहार विज्ञान या मनोविज्ञान के साथ आप देखते हैं। फिर लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान के साथ मानव विज्ञान का क्या संबंध है। फिर मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान के साथ मानव विज्ञान का क्या संबंध है। फिर अर्थ साइंस यानी कि भूविज्ञान के साथ मानव विज्ञान का क्या संबंध है, जिसमें भूगर्भ शास्त्र एवं भूगोल दोनों आ जाएगा। और फिर ह्यूमैनिटीज के जो विषय होते हैं, इतिहास खास करके, तो उससे मानव विज्ञान का क्या संबंध है। अब जब संबंध की टॉपिक आप पढ़ते हैं तो संबंध का जो टॉपिक है, इससे एक बात जानकारी होती है कि एक तरफ मानव विज्ञान, राइट, एंथ्रोपोलॉजी, और दूसरी तरफ अन्य विषय। तो अन्य विषयों के साथ जब संबंध को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो संबंध का फॉर्मेट क्या होता है कि इन विषयों में समानता क्या है, राइट, और अंतर क्या है। और अल्टीमेटली फिर आप जानेंगे कि मानव विज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान कैसे है, राइट, क्योंकि मानव विज्ञान का लगभग अधिकांश विषयों से संबंध है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ यूनिकनेस है। यह एक विशिष्ट विज्ञान है। तो इसके विशिष्टता को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा क्या होगी कि आपको एकदम से समझ में आ जाती है कि मानव विज्ञान किस तरह से अलग अलग विषयों से जुड़ा हुआ है और उससे डिफरेंट भी है, क्योंकि डिफरेंसेस ही इसको यूनिक बनाता है। और ये डिफरेंसेस जो है अध्ययन की पद्धति में है, इसके विषय वस्तु में है और इसके उपयोग में भी है, राइट। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आप पढ़ते हैं 1.3 में, ये मानव विज्ञान की शाखाएं आप पढ़ते हैं। मानव विज्ञान की शाखाएं है ना, ब्रांचेज दिया हुआ 1.3 में, जिसके अंतर्गत आप जैविक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान एवं भाषाई मानव विज्ञान, ये 4 से इसकी ब्रांचेज दी हुई है। उन चारों ब्रांचेज को आप पढ़ते हैं। तो अगर ये टॉपिक पूरा पढ़ जाते हैं तो एक टॉपिक के उसमें आपको खुद तैयार कर लेनी चाहिए कि इसका रिलेवेंस क्या है, क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है और रिलेवेंस इसका बहुत व्यापक है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक अप्लाइड साइंस से एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो इस तरह से आप एंथ्रोपोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपने समझा। इसके बाद हम लोग मानव विज्ञान का जो महत्वपूर्ण एक शाखा है, जिसको लेकर आमतौर पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो होते हैं उनके मन में कुछ डाउट होता है, राइट। जैविक मानव विज्ञान, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी आपको बताया
कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। एक, मानव के उद्विकास का अध्ययन करते हैं, राइट। मानव का उद्विकास, राइट, ह्यूमन एवोल्यूशन। और मानव के उद्विकास से संबंधित 3 टॉपिक आपके पास है, राइट। यहाँ पर अगर आप मानव उद्विकास को समझने का प्रयास करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारे पास 3 टॉपिक है, राइट। जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में मानव उद्विकास के संदर्भ में 3 टॉपिक निर्धारित किया गया है, जिसमें एक तो उद्विकास से संबंधित है, राइट। मानव उद्विकास डायरेक्ट दिया हुआ है, इमर्जेंस ऑफ मैन। और उस उद्विकास के अंतर्गत हमें पहला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत पढ़ना है मानव का जैव सांस्कृतिक उद्विकास, यानी मानव उद्विकास के संदर्भ में जैव सांस्कृतिक जो कारक है, फैक्टर है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ हम लोग को पढ़ना है जैविक उद्विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें लेमार्कवाद हमें पढ़ना है, डार्विनवाद पढ़ना है, नॉ डार्विनवाद पढ़ना है, सिंथेटिक थ्योरी पढ़ना है और कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, जैसे समांतरता, पैरेललिज्म लिखा हुआ है जिसका हिंदी होता है समांतरता, कन्वर्जेंस लिखा हुआ है जिसकी हिंदी होती है समभिरूपता, एडेप्टिव रेडिएशन जो है, राइट, अनुकूली विकिरण और मोज़ेक इवोल्यूशन। ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 1.4 जो है, इस टॉपिक नंबर 1.4 में आपको मानव उद्विकास एवं जैविक उद्विकास के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं और उनसे संबंधित कुछ टर्म हैं, उसको समझना है। और देखिए, ये जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी भी तरह से, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मानव विज्ञान के अध्ययन के दौरान जो है कुछ हमें बायोलॉजी के ज्ञान की ज़रूरत होती है। इस पर एक बात जो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जीएस में जितना आप पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत जो पीटी में जितना आप पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है एंथ्रोपोलॉजी जो विषय है उसके अंतर्गत किसी भी सेक्शन को समझने के लिए। कोई भी विद्यार्थी जब एंथ्रोपोलॉजी विषय को पढ़ना शुरू करता है और अगर टीचर के गाइडेंस में है तो उसे किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। दूसरा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्राइमेट का अध्ययन करते हैं। देखिए, प्राइमेट जो है, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो आप, मुझे लगता है स्तनधारी वर्ग जो है, इस स्तनधारी वर्ग के बारे में आपको जानकारी होगी। और ये स्तनधारी वर्ग जो है 3 वर्गों में विभाजित होती है, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, राइट। और यूथीरिया का ही एक ऑर्डर जो होता है प्राइमेट है, जिसके 4 मेंबर हैं। एक मेंबर है इसका प्रोसिमियन, दूसरा जो है वानर, और तीसरा जो है कपी, एप, और चौथा जो है मानव, राइट। तो एक तरह से इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, हम इनकी जो अपनी पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो ये अनुकूलन करते हैं, एडेप्टेशन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, इनके बिहेवियर को पढ़ते हैं, व्यवहार को पढ़ते हैं। और चूंकि कपी जो है मानव का सबसे निकटतम पूर्वज है, एप, चिंपांजी, तो हम मनुष्य एवं एप के जो शारीरिक संरचना है उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और खड़ा होने के संदर्भ में जो परिवर्तन स्ट्रक्चर में मानव के हुआ उसका भी अध्ययन करते हैं और कुछ फॉसिल्स का भी अध्ययन करते हैं। तो ये टॉपिक के खास करके हम ही उद्विकास के संदर्भ में, जो मानव उद्विकास है उस मानव उद्विकास के संदर्भ में और मानव व्यवहार के उद्विकास के संदर्भ में भी ज्ञान देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ज्ञान के लिए कोई अलग से
किसी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। ये आपका एक कन्फ्यूज़न है जिससे आपको लगता है, चूँकि आप विषय वस्तु को नहीं समझते हैं तो आपको लगता है कि इसमें पढ़ना क्या है, राइट। तो इसके अंतर्गत मेजर टॉपिक यही है और आज की इस पूरी क्लास में हम टॉपिक ही आपको बता रहे हैं ताकि आप सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ जाइए। और फिर हम कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करें ताकि आप पे जो निर्णय ले रहे हैं अपने मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन के संदर्भ में कहीं गलत निर्णय नहीं हो जाए। क्योंकि आमतौर पर आजकल देखने को क्या मिल रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम में हैं या इंग्लिश माध्यम में हैं, एंथ्रोपोलॉजी पहली बार में सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा फिर चेंज कर लिया एंथ्रोपोलॉजी, पहले उन्होंने इतिहास पढ़ा फिर चेंज कर लिया एंथ्रोपोलॉजी, पहले उसने भूगोल पढ़ा फिर चेंज कर लिया एंथ्रोपोलॉजी, पहले उसने राजनीति विज्ञान पढ़ा फिर चेंज कर लिया एंथ्रोपोलॉजी। तो आपका जो समय बर्बाद होता है 1 साल 2 साल किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं, उसमें मार्क्स नहीं मिलती है, तब आप एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं। उससे बेहतर है कि आप पहले ही एंथ्रोपोलॉजी को रखें, सोच समझ के रखें ताकि आपको चेंज नहीं करना पड़े और आपको बेहतर मार्क्स मिल जाए, राइट। तो इसके अंतर्गत तो ये हमें पढ़ना है। और यहाँ टॉपिक नंबर 1.6 जो है जिसके अंतर्गत आपको फॉसिल्स यानी जीवाश्म पढ़ना होता है, राइट। फॉसिल्स यानी आपको जीवाश्म पढ़ना होता है। अब एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि फॉसिल्स के संदर्भ में कुछ स्टूडेंट को, कुछ लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान ये रखिए कि कॉम्प्लेक्सिटी, इस टॉपिक की जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाई दे रही है वो इस कारण से दिखाई दे रही है क्योंकि आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ें इसकी जानकारी आपके पास नहीं होती है। जरूर ये फैक्चुअल है, इसमें दो राय नहीं है कि ये फैक्चुअल टॉपिक नहीं है। तो इस जीवाश्म के अंतर्गत हम कुछ अपने जो मानव जो पूर्वज हैं उनके जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में ऑस्ट्रेलोपिथेशियन, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, रोडेशियन मानव, होमो सेपियंस सेपियंस, कुर्मंगडन, चांसलेड एंड ग्रिमाल्डी, ये इतने जीवाश्म का अध्ययन करना है। अब देखिए किसी भी जीवाश्म को अध्ययन करते हैं तो इसका कुछ तरीका है। पहला हम अध्ययन के दौरान क्या करते हैं कि जीवाश्म की खोज किसने किया, कहाँ से हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर हम इस जीवाश्म के भौगोलिक वितरण की बात करते हैं, राइट, भौगोलिक वितरण की बात करते हैं। और फिर हम बात करते हैं इसके शारीरिक विशेषता की बात करते हैं, राइट। एक ही क्वेश्चन में ये सारी बातें आपको करनी पड़ती है। और फिर अगर कुछ विशेषता सांस्कृतिक है तो सांस्कृतिक विशेषता की बात करते हैं, राइट, सांस्कृतिक विशेषता। और इसके बाद हम बात करते हैं जाति वृत्तीय स्थिति का निर्धारण। इसके बाद हमें पढ़ना है जाति वृत्तीय स्थिति का निर्धारण, राइट, स्थिति का निर्धारण। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि एक के जो जीवाश्म हैं, जैसे मान लिया जाए कि होमो इरेक्टस को आपको तैयार करना, ये बहुत देखने में लगता है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो चूंकि आपको ज्ञान नहीं होती है कि आप विषय वस्तु को कैसे तैयार करेंगे, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है कि विषय वस्तु को कैसे तैयार करें तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको किताबों में बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं तो आप कंफ्यूज थोड़ा सा करते हैं। लेकिन अगर हमें 250-300 शब्द लिखना है तो एक डेटा आप बना लीजिए कि किस जीवाश्म का किसने खोज किया। दूसरा आप क्या कीजिए कि दूसरा आप भौगोलिक वितरण, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैप के माध्यम से आप प्रस्तुत कीजिए। आप पे मैप जो है, जैसे अगर आप होमो इरेक्टस के बारे में अगर आप उसके भौगोलिक वितरण को आप पे रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड का मैप में उसको रेखांकित कर दीजिए। अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में कहाँ कहाँ जो महत्वपूर्ण जो साइट है जहाँ से हम होमो इरेक्टस के साक्ष्य हमें मिला है। और फिर
जो शारीरिक विशेषता है इसके लिए भी डायग्राम है, राइट। आप डायग्राम के माध्यम से शारीरिक विशेषता कुछ तो 8-10 पॉइंट आप लिख दीजिए और फिर डायग्राम के माध्यम से आप शारीरिक विशेषताओं को आप दिखा सकते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं में 2-3 विशेषताओं को ही लिखना है और फिर डायग्राम प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो फाइलोजेनेटिक पोजीशन है, जाति वृत्तीय स्थिति का निर्धारण जो है वो पूरी तरह से डायग्राम के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जो जैविक के मानव विज्ञान के जो टॉपिक हैं, खास करके मानव उद्विकास से संबंधित, वो टॉपिक तो बहुत आसानी पूर्वक आप तैयार कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी में जो ज़्यादा मार्क्स मिलता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप इस चीज़ पर कमांड कर लेते हैं, राइट, तो फिर आपको 300 मार्क्स प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। हिंदी माध्यम में मैं बात करूं, मेरे स्टूडेंट ने 300 मार्क्स प्राप्त किया है हिंदी माध्यम में, जबकि दूसरे विषयों में 300 मार्क्स प्राप्त करना बहुत कठिन है, राइट। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे फिर हम लोग जो इसके और जो एस्पेक्ट है तो उसके बारे में हम लोग बात करें। अब देखिए, जैविक मानव विज्ञान का दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है, उस दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट के अंतर्गत हम लोग एक तरह से इन सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ ध्यान में रखिए कि दूसरा जो आपका पार्ट है जिसमें मेजर एस्पेक्ट होता है कि मानव विभिन्नता का अध्ययन करना, मानव वेरिएशन का अध्ययन करना। अब इसके अंतर्गत जो टॉपिक आपको दिया हुआ है इसको हमने कंसाइज रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया और फिर थोड़ी सी मैं चर्चा आपको करूँगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमें मानव वेरिएशन को समझना है तो वेरिएशन को समझने के लिए सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है वो मानव आनुवंशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स का टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 9.1 और प्लस 9.2, राइट। अब मानव आनुवंशिकी है ना, ह्यूमन जेनेटिक्स। अब देखो, ह्यूमन जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए कुछ बेसिक नॉलेज हमको चाहिए। जैसे अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट जो जनरल स्टडीज पढ़ता है उसे सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं हो, कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं हो। और कम से कम हमें तो 2 ही चीज़ जानकारी प्राप्त करनी है कि सेल 2 तरह से होता है, एक तो सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका, और दूसरा जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये डिवीजन आपको, मुझे लगता है कि हर किसी को जानकारी होगी। क्रोमोसोम के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है। जब आप जीएस पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं सेल के जो स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो सेल का जो नाभिक होता है उस नाभिक के में क्रोमोसोम अवस्थित होता है और उस पे जीन उपस्थित होता है और जीन डीएनए का बना होता है और जीन के माध्यम से ही ट्रेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। तो इतना बेसिक जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए और इतनी बेसिक जानकारी सभी विद्यार्थियों को होती है। इसके बाद जब आप इसको पढ़ने शुरू करेंगे तो एक मेंडल का वंशागति का नियम, राइट, ये आपको पढ़ना है। और मेंडल का वंशागति का जो नियम है ये बड़ा आसान है, ठीक है। और ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो मेंडल जो है 1865 ईस्वी में जो है अपने वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन उस समय उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। बाद में 1900 ईस्वी में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अनुसंधान किया और पाया कि मेंडल सही था और तब मेंडल को रिकॉग्नाइज किया गया। दुर्भाग्य से मेंडल की तब तक मृत्यु हो चुकी थी और तब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना गया। अब मेंडल जो है जो सिद्धांत देता है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, एकल कारक, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, ये 4 प्रमुख उसके लॉ जो है याद रखना है। और इन 4 प्रमुख जो लॉ है इसकी अगर जानकारी होगी तो 9.1 में हम पद्धति का अध्ययन करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट
पद्धति है जेनेटिक्स की, उसका मनुष्य के संदर्भ में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसका अध्ययन हम 9.1 में करते हैं। और 9.2 में मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी मेंडल का जो नियम है वो डायरेक्टली किस प्रकार से मनुष्य में लागू होता है और उसके कुछ अपवाद भी हैं, इन चीज़ों का अध्ययन आपको करना है, राइट। ये जो टॉपिक है खास करके 9.1 देखा गया है कि आमतौर पर सामान्यतः उससे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, और ये जितने टॉपिक है उसमें पूरे डायग्राम के माध्यम से हम लोग 2 लाइन लिखते हैं और फिर डायग्राम प्रेजेंट करते हैं। और चूंकि डायग्राम के माध्यम से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको मार्क्स बेहतर मिलता है, राइट, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद जो है टॉपिक नंबर 9.3 है, इसमें हमें पढ़ना है जनसंख्या आनुवंशिकी। टॉपिक इसमें है जनसंख्या आनुवंशिकी से संबंधित, और इस जनसंख्या आनुवंशिकी के अंतर्गत हमें एक तो आनुवंशिक बहुरूपता पढ़नी है, यानी कि अगर एक ही मेंडेलियन ट्रेट जो है डिफरेंट रूप में अगर दिखाई देता है, हमें पाया जाता है जनसंख्या में, तो उसको पढ़ना है। जैसे आप देखिए कि एबीओ ब्लड ग्रुप, तो मेंडल के लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर में मेंडल कहता है कि प्रत्येक कारक एक लक्षण के द्वारा निर्धारित होता है जो युग्म विकल्पी अवस्था में होता है, जिसमें आधा एलील माता से और आधा एलील पिता से आता है। तो ये माना जाता था कि ट्रेट जो है 2 ही तरह के हो सकता है, एक तो डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में कुछ ऐसे ट्रेट देखे गए हैं, ऐसे मेंडेलियन लक्षण देखे गए जिसके कई रूप है। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में आप क्या देखते हैं, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, एबी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। उसी तरह से आप आँख का कलर जो है काला है, नीला है, भूरा है, तो इसको बोलते हैं आनुवंशिक बहुरूपता। और भी चीज़ें हैं जिसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी तरह से बायोलॉजी के ज्ञान की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है एक लॉ है हार्डी विनबर्ग लॉ, राइट। ये 2 व्यक्तियों के नाम पर है, जीएच हार्डी एवं डब्ल्यू विनबर्ग, और इन दोनों व्यक्तियों ने जनसंख्या आनुवंशिकी के संदर्भ में अध्ययन करना शुरू किया, और इनका शोध जो है मेंडल पर ही था। तो इन्होंने इस बात का अध्ययन करना शुरू किया कि जब मेंडल लॉ पढ़ते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, तो मेंडल कहता है कि जो डोमिनेंट एलील है और रिसेसिव एलील है, इसके बीच का रेशियो 3:1 होता है। तो हार्डी विनबर्ग अध्ययन करते हैं कि भाई तब ये तो बढ़ जाएगा डोमिनेंट एलील, लेकिन मेंडल साइलेंट है। मेंडल इस बात पर बल नहीं देता है कि डोमिनेंट एलील जो है बढ़ जाएगा। तो ये अध्ययन करते हैं कि क्यों नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर के इन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करके इन्होंने एक हार्डी विनबर्ग लॉ दिया, जो कि स्टैटिस्टिकली ये प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि सर्टेन जो कंडीशन होगा, उस कंडीशन में अगर फॉलो किया जाए जनसंख्या के द्वारा, तो जीन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो स्टेबल होगा। लेकिन वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया जा पाता है, इसलिए कुछ फैक्टर्स हमें पढ़ना है जो जीन फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाते हैं। और फिर हमें ये भी पढ़ना है कि जो जनसंख्या जो है उसमें समरक्त और गैर समरक्त, राइट, यानी ब्लड रिलेटिव्स के बीच अगर मैरिज होता है और नॉन ब्लड रिलेटिव्स के बीच मैरिज होता है, तो उसका जेनेटिक इफेक्ट क्या होता है। और एक जेनेटिक लोड पढ़ना है। जेनेटिक लोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा नेगेटिव जीन अगर जनसंख्या में है, तो वो जनसंख्या के जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है, जनसंख्या की जो सर्वाइबिलिटी की क्षमता है, उसको रिड्यूस करता है, उसी को जेनेटिक लोड कहते हैं। तो ये बड़ी आसान है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, इसके लिए किसी तरह का आपको परेशानी नहीं होती है। इसके बाद ये 9.4 नंबर टॉपिक जो है, इस 9.4 टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक तो आपको पढ़ना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी क्रोमोसोम के लेवल पर जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है, बीमारियां क्रिएट होती है, उस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है।
ये टॉपिक के आपको जो जीएस के एनसीईआरटी 10+2 के जो बुक है उसमें दिया हुआ है, और ये टॉपिक का थोड़ा सा संदर्भ जो है बायोलॉजिकल है, लेकिन इस टॉपिक में क्या है कि आपको कुछ फैक्ट्स याद करना है। यानी कि जो क्रोमोसोम चूंकि दो तरह के होते हैं, संख्यात्मक, राइट, यानी एक तो जो क्रोमोसोम जो होती है उनकी संख्या फिक्स होती है, तो उनकी संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है, अगर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उससे डिसऑर्डर क्रिएट होगा, उसको संख्यात्मक डिसऑर्डर कहते हैं, न्यूमेरिकल डिसऑर्डर कहते हैं। और अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन हुआ तो उसको स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें कुछ नाम वहाँ दिया हुआ है, उस बीमारी के ट्रेट को हमें याद करना पड़ता है, राइट। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर कुछ अन्य भी टॉपिक हैं, जिसमें हम लोग जेनेटिक स्क्रीनिंग पढ़ते हैं, आनुवंशिक जांच, हम लोग आनुवंशिक परामर्श पढ़ते हैं, हम डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी जो आप डीएनए फिंगरप्रिंट आप नाम सुने होंगे, उसकी प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं, और जीनोम स्टडी भी पढ़ते हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग भी पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के जेनेटिक्स के जो मूलभूत टॉपिक है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी जीएस के अंतर्गत भी आप पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक है। और इसके बाद जो टॉपिक आपका है रेस, राइट। रेस जो है एक ट्रेडिशनल टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हमें रेस फॉर्मेशन पढ़ना है, रेशियल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, रेशियल क्राइटेरिया पढ़ना है, रेस में अब क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो भी हमें पढ़ना है। और 9.6 का आधा पार्ट जो है इससे रिलेटेड है, जिसमें हम जेनेटिक मार्कर के माध्यम से जनसंख्या में जो वेरिएशन है, विभिन्नता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और आधे पार्ट में अगर जनसंख्या के जो फिजियोलॉजिकल, जो शारीरिक जो विशेषता है, उसमें अगर किसी तरह के वेरिएशन है, उसको भी हम पढ़ते हैं। जैसे श्वसन प्रक्रिया के संदर्भ में है, फैट वसा के संदर्भ में है। तो ये कुल मिलाकर के इन टॉपिक में आप मनुष्य के जो समाज में विभिन्नता है, जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन को ही आप समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम मनुष्य, उसकी संस्कृति और उसकी पारिस्थिति के बीच का अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। इसमें 3 तरह के जो पारिस्थितिकी है, उससे मनुष्य का किस प्रकार से मनुष्य एडप्टेशन उसको करता है, किस तरह से एडप्ट करता है, और किस तरह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, हमारा शरीर किस प्रकार से उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड, ऊंचे जगहों पर जो लोग रहते हैं, या गर्म प्रदेशों में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, या एकदम ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का चूँकि पर्यावरण काफ़ी कठोर है, उस स्थिति में वो लोग किस तरह से शरीर उनका रिस्पॉन्स करता है और किस तरह से बायोकल्चरल एडेप्टेशन वो करते हैं, इस चीज़ को पढ़ना है। बहुत छोटा टॉपिक है। और फिर अगला जो टॉपिक है आपका एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो इसमें क्या होता है कि आमतौर पर विद्यार्थी जब देखता है इसके सिलेबस को, तो उसको लगता है कि इसमें बायोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, और साथ ही साथ हमें पढ़ना है संक्रामक, गैर संक्रामक और पोषण से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना है। ये तीनों चीज़ जो है आपको देखने में जरूर सुनने में लगेगा कि ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ज़्यादातर हम लोग केस स्टडी के माध्यम से पढ़ते हैं, और ये एक तरह से आपको लगेगा सोशल साइंस के जैसा। किसी तरह से आपको इसमें परेशानी नहीं नज़र आएगी। और फिर एक टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम ग्रोथ के संदर्भ में जो बच्चे जैसे जन्म से फिर उनका डेवलपमेंट होता है, फिर बुजुर्ग होते हैं और फिर बुढ़ापा आता है, इन सारे स्टेज को पढ़ते हैं। फिर फैक्टर्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करने वाले हैं। फिर ग्रोथ के अध्ययन की जो पद्धति है उसका अध्ययन करते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं
इसमें कि एजिंग, व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, इसका सिद्धांत भी है। और इसके आगे एक टॉपिक है जिसमें हमें जनसंख्या जो है, जो मानव जनसंख्या है, तो एक तो डेमोग्राफी का भी टॉपिक है और कुछ फर्टिलिटी से संबंधित कंसेप्ट है, प्रजननता से या प्रजनन क्षमता से, और कुछ बेसिक टर्म है कि मिनार्की, मेनोपॉज और अदर बायो इवेंट, और फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन जनसंख्या जो बढ़ेगा घटेगा, जैसे किसी जनसंख्या प्रजननता में अगर वृद्धि होती है, फकंडिटी जो है, प्रजनन क्षमता है, मृत्यु दर है, जन्म दर है, तो इसको प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणिक कारक को भी पढ़ते हैं। और लास्टली जो है, लास्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12, इसमें हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारिक जैविक मानव विज्ञान, यानी जो जैविक विज्ञान है, इस जैविक विज्ञान का मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है खेल का मानव विज्ञान, जिसमें खेल में किस तरह से मानव विज्ञान के ज्ञान का उपयोग होता है। एक टॉपिक है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, यानी पोषण की समस्याओं का निराकरण में कैसे इसका उपयोग होता है। एक टॉपिक है आपका फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, यानी न्यायालय में या विधि के क्षेत्र में इसका किस प्रकार से उपयोग होता है, रक्षा कार्य में इसका किस प्रकार से उपयोग है, फिर रोग और चिकित्सा में इसका किस प्रकार से उपयोग है। तो समग्र रूप से आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इतना ही है। अब अगर विद्यार्थी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने का प्रयास करता है तो एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के सामने चुनौती आती है कि हम क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो देखिए, स्पेशली अगर कहा जाए तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए हिंदी माध्यम में थोड़ी सी समस्या है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ के करते हैं, तो चूंकि इंग्लिश में जो मटेरियल होती है वही आपको मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ने का प्रयास करें बेसिक जानकारी के लिए, तो एक किताब आती है जैविक मानव विज्ञान का, सुधा एवं रस्तोगी का, राइट। ये किताब आती है हिंदी माध्यम में, ये बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और एक किताब आती है संध्या मिश्र एवं महेश मिश्र का, संध्या मिश्र एवं महेश मिश्र एवं महेश मिश्र, राइट। ये दो किताबें आपको मिल सकती है। एक शर्मा एवं शर्मा की किताब भी है जो बेसिक आपको उसमें नॉलेज देगा और जिसके माध्यम से आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप जैविक मानव विज्ञान को आपने समझा। जैविक मानव विज्ञान के बाद अगर हम बात करें तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, राइट। ये एंथ्रोपोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। और देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे समाज में विविधता को क्रिएट करता है। और ये बहुत आसान है और इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जब इसको आप पढ़ने जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप इससे परिचित हैं। आपको किसी भी ऐसा विषय वस्तु आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको फील होगा कि आप उससे परिचित नहीं हैं। इससे आप पूरी तरह परिचित हैं। और इसके अंतर्गत आप अगर देखें तो हमारा मेन जो टॉपिक है, तो एक तो संस्कृति से संबंधित, यानी संस्कृति की अवधारणा आपको यहाँ पढ़ना है। और संस्कृति जो है मानव विज्ञान की केंद्रीय विषय वस्तु है। मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट एंथ्रोपोलॉजी का है वो कॉन्सेप्ट है संस्कृति से संबंधित, राइट। अब इसमें संस्कृति, सभ्यता या संस्कृति के अध्ययन के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण अप्रोच है। एक अप्रोच तो है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, और एक जो है निर्जाति केंद्रवाद, तो उसको भी पढ़ना है। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसमें समाज की अवधारणा, समाज एवं संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, समुदाय, तो ये जो टॉपिक है, इसके अलावा सामाजिक के जो है स्तरीकरण की प्रक्रिया के बारे में हमें अध्ययन करना है।
फिर समाज की प्रकृति के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको विवाह, परिवार, नातेदारी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धर्म और मानव शास्त्रीय सिद्धांत, राइट। और मानव शास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ एक टॉपिक है मानव शास्त्र में अनुसंधान, राइट, अनुसंधान की जो पद्धति है। तो एक बात इसमें ध्यान ये रखना है कि विवाह के संदर्भ में किस तरह से मानव जनसंख्या में विवाह के संदर्भ में डाइवर्सिटी है। विवाह के नियम को पढ़ेंगे, विवाह के विनियमन को पढ़ेंगे, विवाह के प्रकार को पढ़ेंगे और विवाह के अंतर्गत जो वैवाहिक भुगतान होता है यानी दहेज और वधूमूल, इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। अब इसका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसके अंतर्गत ट्राइब को भी पढ़ते हैं, ब्रिंड को भी पढ़ते हैं और फिर आधुनिक समाज में भी विवाह है उसकी रूपरेखा को भी हम पढ़ते हैं। बड़ी मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इसमें आनंद आता है विद्यार्थी को और बहुत आसानी पूर्वक याद हो जाता है। उसी प्रकार से परिवार का संरचना पढ़ते हैं, परिवार के प्रकार पढ़ते हैं, परिवार में परिवर्तन पढ़ते हैं, यानी कि औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण या नारी आंदोलन है, इसके प्रभाव स्वरूप परिवार में क्या क्या परिवर्तन होता है इसका भी अध्ययन करते हैं। आर्थिक संगठन के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और वैश्वीकरण का प्रभाव जो है आदिम अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से पड़ता है इसका भी अध्ययन करते हैं, है ना। इसके अंतर्गत हमें एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, फॉर्मलिस्ट एंड सब्स्टेंटिविस्ट डिबेट, यानी कि एक तो क्लासिकल जो अर्थशास्त्र की अवधारणा है वो आदिम अर्थव्यवस्था के अध्ययन में किस प्रकार से उपयोगी है और दूसरे वर्ग के लोग कहते हैं कि नहीं, चूंकि आदिम अर्थव्यवस्था का अध्ययन सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, इसलिए फॉर्मल जो इकोनॉमिक्स है वो आदिम अर्थव्यवस्था के अध्ययन में उपयोगी नहीं है। तो एक डिबेट पढ़ेंगे। इसके अलावा राजनीतिक संगठन के अंतर्गत बैंड सोसाइटी यानी वृंद समाज, जनजातीय समाज, चिपडम समाज, मुखिया तंत्र का जो समाज है या आधुनिक राज समाज है, इनके राजनीतिक संगठनों का अध्ययन करते हैं और इनमें सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और कानून एवं न्याय की जो अवधारणा है उसको भी पढ़ते हैं। इसके साथ धर्म के अंतर्गत धर्म की अवधारणा का हम अध्ययन करते हैं और धर्म के अध्ययन का मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण है और जनजातीय एवं ग्रामीण समाज में धर्म के विविध रूप हैं। धार्मिक कार्यकर्ता भी पढ़ते हैं जिसमें समन भी पढ़ते हैं, पुरोहित भी पढ़ते हैं और जादूगर भी पढ़ते हैं, डायन की भी अवधारणा है। तो ये भी बहुत आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो मानवशास्त्रीय सिद्धांत है उसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसमें क्लासिकल उद्विकासवाद है, नव उद्विकासवाद है, फिर उसके अंतर्गत ऐतिहासिक के विशिष्टतावाद का अध्ययन आप करते हैं, फिर प्रसारवाद का अध्ययन करते हैं, फिर प्रकारवाद का अध्ययन करते हैं, सृजनात्मक प्रकारवाद का अध्ययन करते हैं, संरचनावाद का अध्ययन करते हैं, संस्कृति और व्यक्तित्व स्कूल को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को पढ़ते हैं, फिर सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत प्रतीकात्मक मानव विज्ञान पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक मानव विज्ञान पढ़ते हैं। तो ये मोटा मोटी आपका सिलेबस है और इस सिलेबस, इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए पुस्तक भी आपको अवेलेबल है। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। हिंदी माध्यम के छात्रों के पास इस टॉपिक को तैयार करने के लिए कोई समस्या नहीं है। देखिए, भारतीय जो मानव वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने अच्छी किताबें लिखी है हिंदी माध्यम में। तो एक तो आप नदीम हसनैन का आपको किताब इसमें मिल सकती है ना, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के नाम से बहुत अच्छी किताब है, राइट, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। और आप इससे अपने विषय वस्तु को पढ़ के समझ सकते हैं। हालांकि पहले अंबर एंड अंबर की जो किताब है वो भी आती थी और एक प्रति मेरे पास से सौभाग्य से है हिंदी माध्यम में। इसके अलावा जो है डी.एन. मजुमदार की किताब जो है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव विज्ञान का परिचय, और जो मानवशास्त्रीय सिद्धांत हैं
इसमें हिंदी माध्यम में भी मैं कह रहा हूँ मानव शास्त्रीय सिद्धांत, ये गया पांडे की किताब जो है वो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, बहुत अच्छी है। और आप उसको लेकर के इस विषय वस्तु को आप तैयार कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत आसानी पूर्वक आप इसको समझते हैं और कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखें कि आगे का जो टॉपिक हमारा है, इसके अंतर्गत दो छोटे छोटे टॉपिक है। एक तो है पुरातात्विक मानव विज्ञान, इसके लिए फर्स्ट पेपर में एक ही टॉपिक है 1.8, राइट, ये फर्स्ट पेपर, राइट। और सेकंड पेपर में भी इससे संबंधित है, तो सेकंड पेपर में 2-3 टॉपिक इससे है। जैसे टॉपिक 1 आपको हो गया जिसमें भारत की प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का अध्ययन आपको करना है, और एक टॉपिक है इथनो आर्कोलॉजी जो शायद 1.3 है, और उसके अंतर्गत निर्जातीय पुरातत्व के अंतर्गत भी आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को आप पढ़ते हैं। देखिए आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये इसके जो विषय वस्तु हैं वो इतिहास से संबंधित है, ये बात ध्यान में रखिए। तो जो सेकंड पेपर जो है जिसमें भारत की प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का अध्ययन करना है, और फिर आपको सिंधु सभ्यता भी पढ़ना है, तो ये तो इतिहास की किताबों से तैयार कर सकते हैं, एनसीईआरटी और थोड़ी सी अपर लेयर की इतिहास की किताबों से तैयार कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट पेपर में पढ़ना है ये वर्ल्ड लेवल पर पढ़ना है आपको, राइट। यहाँ आपको वर्ल्ड लेवल पर पढ़ना है, आपका लेवल जो है वर्ल्ड, वैश्विक स्तर पर। तो इसके लिए किताब भी एनसीईआरटी की आती है, सभ्यता की कहानी। तो सभ्यता की कहानी के फर्स्ट वाले जो चैप्टर है ना, वो वर्ल्ड के प्राक इतिहास और आदि इतिहास के बारे में है। वहीं से हम लोग मटेरियल लेते हैं, इवन कि इंग्लिश मीडियम में भी वो अच्छी मटेरियल है, कम में, चूँकि हमें 150-200 शब्दों में आंसर लिखना होता है। तो आप ये पुरातात्विक मानव विज्ञान, हालांकि एक ही टॉपिक है, 2-3 टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल के वर्षों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारे पास बहुत स्कोप है। स्कोप क्या है कि हम इसके अंतर्गत एक तो मैप पे का यूज़ करते हैं, फिर डायग्राम का यूज़ करते हैं, राइट। और जो फैक्ट है अगर सही तरीके से आपने एक बार तैयार कर लिया तो फिर इसमें दोबारा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फिक्स है। और फिर भाषाई मानव विज्ञान के अंतर्गत एक ही टॉपिक है फर्स्ट पेपर में, राइट, ये टॉपिक नंबर 7। और इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृति एवं भाषा के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि संस्कृति एवं भाषा एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित है, और जीव जगत में केवल और केवल मनुष्य के पास संस्कृति है, केवल और केवल मनुष्य के पास भाषा है, और इसलिए इनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। और इसमें हम कम्युनिकेशन का भी अध्ययन करते हैं, लैंग्वेज का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ भाषा की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, भाषा की विशेषता का अध्ययन करते हैं, और कम्युनिकेशन के अंतर्गत वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक संदर्भ में भी भाषा के उपयोग का अध्ययन करते हैं, राइट, कि किस प्रकार से केवल भाषा का अध्ययन करके समाज के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि समाज की क्या संरचना है, समाज के लोगों का व्यवहार क्या है, ये भाषा के अध्ययन के माध्यम से आप कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका महत्व ये है कि इसमें बड़े पैमाने पर केस स्टडी की संभावना है ना। केस स्टडी आप बड़े पैमाने पर दे सकते हैं, और चूंकि केस स्टडी आपको देने की संभावना अगर है तो फिर मार्क्स प्राप्त करने में काफ़ी ये आसान होता है कि आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर लें। और लास्टली अगर हम बात करें तो भारतीय मानव विज्ञान, राइट, यहाँ पर हम लोग भारतीय मानव विज्ञान की हम लोग बात करें तो ये भारतीय जो मानव विज्ञान है
इस भारतीय मानव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भारत की संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो पहला, जिसकी चर्चा इसके पहले भी हमने आपको किया, कि ये भारतीय मानव विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का विकास एक तो पढ़ना है, यानी कि जो भारत की प्राक ऐतिहासिक संस्कृति जो है, सिंधु सभ्यता से लेके वैदिक के संस्कृति तक के इतिहास को आपको जानना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इतिहास को जानना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है कि भारतीय समाज पर, जो भारतीय समाज है, राइट, इस भारतीय समाज पर बौद्ध, जैन, इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव, राइट। तो इसका भी अगर आप अध्ययन करते हैं तो इतिहास के आधार पर भी करेंगे। तो एक तो आपके पास इतिहास का बहुत बेहतर नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक को तैयार करने के लिए, और जीएस में आप जितना इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास जो है सफिशिएंट है अगर आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ते हैं तो। दूसरा जो टॉपिक है भारतीय मानव विज्ञान के संदर्भ में, जिसमें भारतीय समाज के बारे में आपको पढ़ना है। तो भारतीय समाज के बारे में एक टॉपिक है कि भारत की जो जनसंख्या है इसमें इथनिक मतलब प्रजातीय और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी पढ़ना है, यानी लैंग्वेज के आधार पर भारतीय जनसंख्या को किस प्रकार से इसमें डाइवर्सिटी है और किस प्रकार से आप विभाजित कर सकते हैं, और रेस के आधार पर भारतीय जनसंख्या में जो डाइवर्सिटी है उसको भी पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय जनसंख्या में जो वृद्धि है उसके संदर्भ में जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, उसको भी पढ़ना, और एक तरह से जो डेमोग्राफिक पॉलिसी भारत सरकार की रही है वो सारे टॉपिक है। और ये टॉपिक आप भारत की डेमोग्राफी जीएस में भी आप पढ़ते हैं, अलग से बहुत कम पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था। परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि वर्ण व्यवस्था आजकल बड़ा ही चर्चा में है, वर्ण व्यवस्था। इसके बाद वर्ण एवं जाति, वर्ण एवं जाति के बीच क्या संबंध है। जाति व्यवस्था का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है, और जाति एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, यानी जाति के सारे डायमेंशन को हमें पढ़ना है कि जाति क्या है, जाति की विशेषता क्या है, जाति की संरचना क्या है, जाति में पद सोपान या हायरार्की क्या है, जाति की भूमिका क्या है भारतीय समाज में, फ्यूचर में जाति का क्या स्वरूप रह सकता है, जाति में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, जाति गतिशीलता से संबंधित कॉन्सेप्ट, जाति से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जजमानी व्यवस्था, उसका भी अध्ययन करना है। तो जाति को तो समग्रता में आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ जाति के बारे में जो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण है, अध्ययन की जो पद्धतियाँ हैं, मानव शास्त्रियों ने जाति का अध्ययन किया तो उसके जो अप्रोचेज हैं, जैसे सांस्कृतिक अप्रोच है, मार्क्सवादी अप्रोच है, रीजनल अप्रोच है, आप लोगों को जानकारी शायद ये नहीं होगी कि जो भारत में जाति व्यवस्था है अलग अलग रीजन में उसके हायरार्की अलग अलग रूप में है, और जातियों के बीच का सोशल बिहेवियर भी अलग अलग है। तो जाति व्यवस्था तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय समाज को अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो बिना गांवों को समझे भारतीय समाज को आप नहीं समझ सकते हैं। तो भारतीय गांव का भी अध्ययन जो है इसके अंतर्गत हमें है एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि जो हमारे मानव शास्त्री हैं उनका भारतीय गांवों के अध्ययन में क्या योगदान है। और इसके अलावा भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, तो इस सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के अध्ययन के क्रम में भारत में कुछ अवधारणाओं का डेवलपमेंट हुआ है, राइट। कुछ अवधारणाएं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और लगातार प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, जिसमें प्रकृति, मानव जीवात्मा सम्मिश्र और पवित्र संकुल, ये एलपी विद्यार्थी ने इसका प्रतिपादन किया है। फिर प्रभु जाति की अवधारणा, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा, जिसका प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। और फिर संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण की अवधारणा, जिसका प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। फिर जाति जनजाति निरंतरता, जिस पे काम एफ.जी. बेली ने किया है। फिर लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणा, जिसका
प्रतिपादन जो है मैकी मेरियट ने किया है मथुरा के पास किशनगढ़ी गांव के अध्ययन के आधार पर। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा भारत में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक, राइट, ये जीएस में भी आप पढ़ते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति एससी की जो समस्याएं हैं और एससी के लिए जो संवैधानिक संरक्षण उपाय है, ओबीसी के बारे में भी हमें पढ़ना है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसके संदर्भ में जो मानवशास्त्रियों ने अध्ययन किया है उनकी केस स्टडी को आपको अगर आप कलेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से अगर आप अपने आंसर को प्रस्तुत करते हैं तो आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिलते हैं, राइट। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो तीसरा मेजर जो पार्ट है ये है भारत की जनजातियाँ, राइट। तो भारत की जनजातियों के बारे में डिटेल आपको पढ़ना है ना, कि जनजातियों की स्थिति क्या है, जनजातियों में किस प्रकार के बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी है, यानी उसमें जैविक अनुवांशिक विविधता जनजातियों में भी है। जनजातियों का वर्गीकरण क्षेत्रीय आधार पर, यानी भौगोलिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर डिटेल उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा, हमें जनजातियों की समस्याएं पढ़ना है ना, जनजातीय प्रॉब्लम, ट्राइबल प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनजातियों की पूरी समस्याओं का आपको पढ़ना है। जैसे जनजातियों में भूमि अलगाव का समस्या है, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, ऋणग्रस्तता की समस्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित समस्याएं हैं, आधुनिकीकरण की प्रोसेस या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे जनजातीय जो विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई है, उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई है, उसका हमें अध्ययन करना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जो ट्राइब हैं इंडिया के, उनके लिए भारतीय संविधान में किस प्रकार के संवैधानिक संरक्षण उपाय किए गए हैं, उन उपायों से उन्हें क्या बेनिफिट हुआ है। साथ ही साथ हमें पढ़ना है कि उनमें किस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। और एक टॉपिक निर्जाति आंदोलन से है। निर्जाति आंदोलन का मतलब उसके अंतर्गत जनजातीय आंदोलन को भी पढ़ेंगे हम, और गैर जनजातीय निर्जाति आंदोलन को भी पढ़ेंगे, और कुछ स्वायत्तता से संबंधित जो आंदोलन है उसको भी पढ़ेंगे, जो कि आप जो है एक तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। और इसके अलावे जनजातीय विकास से संबंधित मुद्दे है ना, जनजातीय विकास से संबंधित जो विषय वस्तु है, सरकार के जनजातीय विकास के संदर्भ में जो प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम का आपको इवैल्यूएशन करना पड़ता है। जनजातीय विकास में एनजीओ की भूमिका, जनजातीय विकास में मानव शास्त्रियों की भूमिका, और किस तरह से मानव विज्ञान जो है जनजातियों ग्रामीण विकास में इसका भूमिका है, और मानव विज्ञान किस प्रकार से भारत की कुछ मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे राजनीतिक आंदोलन, निर्जातीय आंदोलन को समझने में एंथ्रोपोलॉजी कैसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। और साथ ही साथ अगर सांप्रदायिकता है भारत में, तो सांप्रदायिकता को भी समझने में एंथ्रोपोलॉजी किस प्रकार से योगदान करता है। इसके अलावा एक टॉपिक के जो है भारत में मानव विज्ञान का विकास भी आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में ध्यान ये रखना है कि ये एक तरह से जनरली दिखाई देता है जीएस जैसा टॉपिक है, और शायद ही किसी विद्यार्थी ने ये सवाल किया कि इसमें हमें पहले से जानकारी नहीं है। अगर आप जीएस ठीक से पढ़े हैं तो आपको लगभग इसकी 70% चीज़ों से आप अवगत रहते हैं, लेकिन यहाँ एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करना है। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच तब डेवलप होगा जब आप एंथ्रोपोलॉजी के विषय वस्तु, एंथ्रोपोलॉजी के बुक से इसको पढ़ेंगे, और इसका तो बुक से ज़्यादातर हिंदी माध्यम में ही उपलब्ध है, राइट। हिंदी माध्यम में एक तो इसके पढ़ने के लिए ये नदीम हसनैन का किताब है, आजकल जीएस में भी स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, है ना, समकालीन भारतीय समाज। एक तो समकालीन भारतीय समाज, राइट, और दूसरा यहाँ आप जनजातीय भारत आप पढ़ सकते हैं। जनजातीय विकास के संदर्भ में एक पहले की वीडियो में जिसमें मैंने कई किताबों का डिस्कशन किया है, उसमें एक ARN श्रीवास्तव की किताब है जनजातीय विकास के 5 दशक, उस किताब को आप देख सकते हैं, जनजातीय विकास के 5 दशक। तो इससे आपका काम
पूरी तरह से चल जाएगी। एक चीज़ और देखना है, जनजातीय, भारत सरकार की जनजातीय कल्याण मंत्रालय का जो वार्षिक रिपोर्ट आती है जनजातियों पर, उसको में आपको इससे संबंधित करंट अफेयर के जो चीज़ होते हैं उसके बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, तो उसका उपयोग करके आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और ख़ास करके इसको तो इतिहास से ही पढ़ना है, राइट। ये टॉपिक तो इतिहास की किताबों से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने पूरी विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया और पूरी डिटेल हमने डिस्कशन किया, और इस डिस्कशन के आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी विषय को आप रखें, मैं तो आपको सजेशन दूंगा, और हिंदी माध्यम के रिजल्ट भी उससे इम्प्रूव कर जाएंगे। एक बात ध्यान में रखना है कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं आज के डेट में डॉक्टर मुखर्जी नगर में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, राइट। जब वो आते हैं और पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान तो बहुत मतलब एनर्जी के साथ आते हैं, लेकिन जब 1 साल 2 साल गंवाते हैं और फिर गंवाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके ऑप्शनल, अगर दूसरे ऑप्शनल उन्होंने रखा और ऑप्शनल में 220 नंबर आ गया, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पे इससे लाभान्वित हों, और अगर आपको ये लगे कि मतलब ये जो आज का डिस्कशन है बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इसको चूज कीजिए। और आप चाहें तो हमारे साथ हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुखर्जी नगर में भी मैं हिंदी माध्यम के क्लास को शुरू कर रहा हूं, तो जो लोग मुखर्जी नगर में हैं या देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं, वो हमारे ऑफलाइन क्लास में भी चाहें तो जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास में भी चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आप हमें इस पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर जो है 919911271887, इस पे आप कभी भी चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और फिर आप पे की एंथ्रोपोलॉजी की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।